हेलो एवरीवन। बेटा, इसके पहले जो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके पहले जो बेटा हम देख रहे थे, इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट का ही ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने देखा था बेटा टेस्टिस को और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को। वो लंबा होने की वजह से हम उसको वहीं पर रोक दिया था उस वीडियो को। तो टेस्टिस को हम बिल्कुल कंप्लीटली समझ चुके हैं। टेस्टिस में हमने देखा कि टेस्टिस का शेप साइज कैसा होता है, टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने एक सेक्शन करके भी देखा था। उसके अंदर देखा था कि कौन कौन सी सेल्स पाई जा रही हैं जो स्पर्म को बना रही हैं और जो स्पर्मेटोजेनेसिस करने में हेल्प कर रही हैं। हमने देखा था बेटा क्या, जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स थी वो दो सेल्स थी। क्या थी वो आपको पता है? सर्टोली सेल्स थी और मेल जर्म सेल्स थी, जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कह रहे थे। ठीक है। और उसके बाहर जहां पर ब्लड वेसल्स थी वहां पर लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स थी। हमने उसको कंप्लीटली समझ लिया है। अब आते हैं बेटा हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को समझते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो एनसीईआरटी ने फिगर दिया है बेटा, उसको हम यहां पर नहीं बना रहे हैं। हम यहां पर फिगर सिर्फ वो ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और एनसीईआरटी के फिगर ही इंपॉर्टेंट है, जो हम बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहां पर हम आपको बना रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए यहां पर। ठीक, आइए देखते हैं। ये बेटा हमने पेनिस का जो होता है, पेनिस का माफ कीजिएगा, यहाँ पर टेस्टिस लिखा हमने, यहाँ पर पेनिस का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है वो होता है पेनिस। ठीक है ना बेटा, पेनिस होता है वो एक्साइटेबल होता है, वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से उसमें इरेक्शन और फ्लैसिड की घटनाएं होती हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें आप समझिए, देखिए पेनिस के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पेनिस को हमने ऐसे सेक्शन किया है और उसके ठीक सामने के स्ट्रक्चर को आपको दिखाई दे रहा है। बेटा पेनिस में दो विशेष प्रकार की टिश्यू पाई जाती है, जिसको कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा तथा कार्पस स्पॉन्जियम। दो प्रकार की टिश्यू पाई जाती है, याद रखना बेटा, कौन कौन सा? कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियम। ये दोनों टिश्यू बेटा, यही दोनों टिश्यू क्या करती हैं? पेनिस को इरेक्शन करने में हेल्प करती हैं। अब देखिए, जो कार्पोरा कैवर्नोसा होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। बीच में यहाँ पर इंटरपेनिस सेप्टम पाया जाता है, यहाँ पर मैंने नोट किया है। और इसी कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर डीप आर्टरी होती है, डीप आर्टरी होती है। इस डीप आर्टरी में बेटा जब स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन बताया कैसा होता है, वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। इस स्टिमुलेशन के बाद क्या होता है कि ये स्पॉन्जी टिश्यू तो होती है, यहाँ पर जो ये मैंने बताया कार्पोरा कैवर्नोसा स्पॉन्जी टिश्यू होती है, ये फूल जाती है धीरे धीरे, फिर ये ऐसे आ जाती है। ठीक है ना, जैसे उसमें ब्लड भरता है वो कुछ इस तरीके से रहती है। जैसे ही उसमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, डीप आर्टरी में ब्लड का फ्लो बढ़ा, ये ऐसे करके ऐसे फूल जाती है, जिसमें पेनिस में इरेक्शन होता है। ठीक है बेटा, और उसके नीचे की जो टिश्यू होती है कार्पस स्पॉन्जियस, कार्पस स्पॉन्जियम, ये इस बीच में, यहाँ पर इस बीच में थोड़ा सा आगे की ओर यहाँ बढ़ने लगती है, जिससे पेनिस कंप्लीट इरेक्शन हो जाता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा बीच में जो यहाँ पर एक ट्यूब दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये बेटा यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा भी कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और स्पॉन्जी होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर कार्पोरा कैवर्नोसा होता है, इसको कवर करने वाली जो लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है। और जो कार्पस स्पॉन्जियम को जो कवर करती है उसको ट्यूनिका, माफ कीजिएगा, उसको कार्पोरा ट्यूनिका स्पॉन्जिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए बेटा, जो कार्पोरा कैवर्नोसा को कवर करती है उसको पूरा नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर कार्पोरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और जो कार्पस स्पॉन्जियम को जो कवर करती है उसको कार्पस ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी यहाँ पर पेनिस का सेक्शन करके आपको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा दिया, जो कि क्या है बेटा, वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का सेक्शन था। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कई सारे और पार्ट होते हैं, जो मैंने यहाँ पर हमने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया है, जिसमें आप एक्सेसरी डक्ट को भी इसमें हमने मेंशन करने का पूरा प्रयास किया है।
अब आप इसको समझिए बेटा, क्या होता है, ये है टेस्टिस, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है वो आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर मौजूद जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, मौजूद होती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद वो कहां बढ़ती हैं, रीटी टेस्टिस के अंदर बढ़ती हैं, ठीक है। यहां पर वो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर अब नहीं दिखाई देगा। इसके पहले वाले जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, उसमें हम बनाकर दिखा चुके हैं बेटा। क्या हुआ, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, वहां से वो आगे बढ़ा, रीटी टेस्टिस में आया, रीटी टेस्टिस से फिर कहां बढ़ा बेटा, वो आया कहां पर, वो आया वास इफरेंस में आया। वास इफरेंस में आने के बाद बेटा कहां जाएगा बेटा, फिर एपिडिडाइमिस में आया। यहां पर वो तीन चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही। क्या क्या नहीं दिखाई दे रही हैं, रीटी टेस्टिस नहीं दिखाई दे रही हैं, वास इफरेंस नहीं दिखाई दे रही हैं, और एपिडिडाइमिस नहीं दिखाई दे रही है। तीन चीजें नहीं दिखाई दे रही। और एपिडिडाइमिस से जब आगे बढ़ता है तो जो पहली डक्ट दिखाई देती है यहां पर, वो होती है वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस से यहां पर वो स्पर्म जो आगे बढ़ रहा है, अब वो मोटाइल हो चुका है इस पर एपिडिडाइमिस के अंदर। जैसे ही वो आगे यहां पर आता है तो सबसे पहली ग्लैंड से इसका सामना होता है, जो होती है बेटा, जो जिसे मैंने शॉर्ट में एसवी लिखा है, इसको सेमाइनल वेसाइकल्स कहते हैं, ठीक है। ये यहां पर जो एसवी है सेमाइनल वेसाइकल है बेटा, ठीक है ना। ये सेमाइनल वेसाइकल पहली एक्सेसरी डक्ट्स में आती है, ठीक है ना। यहां पर ये सेमाइनल वेसाइकल बेटा एक पेयर्ड ग्लैंड मानी जाती है, ठीक है ना, जिसे मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है। सेमाइनल वेसाइकल्स जैसे एक तरफ यहां पर एक ही दिखाई दे रही है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में दूसरी सेमाइनल वेसाइकल्स होंगी, ठीक है। इस सेमाइनल वेसाइकल से जो सिक्रीशन होता है बेटा, उस सिक्रीशन को हम यहां पर अभी नोट कर देंगे, क्या क्या सिक्रीशन होता है। एक काम करते हैं बेटा, इसको मिटा करके इसको यहीं पर नोट कर देते हैं, इसी में आपको इतने में क्लियर करते हुए चलते हैं। तब तक आप इसको जो है इस डायग्राम को आप नोट कर चुके होंगे। इसको हम मिटाते हैं, इस वाले हिस्से को। ठीक है बेटा, जैसे हम यहां पर पहुंचे थे, ठीक है, यहां पर पहुंचे थे, यानी कि यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया और स्पर्म मोटाइल हुआ एपिडिडाइमिस में, फिर वो आगे बढ़ चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, स्पर्म कहां पर आकर के रुकता है बेटा, यहां पर, जो मैंने थोड़ा सा यहां पर डार्क कर दिया है, समझिए। इसको बेटा हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इसी इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म आकर के सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन से सबसे पहली बार मिलता है। यानी आप ऐसे डायरेक्ट समझिए बेटा कि वासा एफरेंसिया कहां पर खुल रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट में खुल रहा है। सेमाइनल वेसाइकल्स कहां पर ओपन हो रही है, ये भी इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रही है। यहीं पर जब स्पर्म पहुंचा इजैकुलेटरी डक्ट में और सेमाइनल वेसाइकल्स का सिक्रीशन यहां पर पहुंचता है, तो अब सेमाइनल वेसाइकल क्या सिक्रीट करता है, इस चीज को भी समझ लीजिए, जो कि एक पेयर्ड ग्लैंड होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। सेमाइनल वेसाइकल्स बेटा लाइट येलोविश कलर का सिक्रीशन करती है, जिसका मीडियम एल्केलाइन होता है। बात को समझिएगा बेटा, यहां पर लाइट येलोविश कलर का सिक्रीशन और एल्केलाइन होता है, ठीक है, जिसमें 60% टोटल सीमेन का हिस्सा अकेले ही सेमाइनल वेसाइकल से ही सिक्रीट करती है। अब सीमेन क्या चीज है, सीमेन में सभी ग्लैंड का सिक्रीशन प्लस स्पर्म, ये सारी चीजें मिलाकर के क्या बनाती हैं, सीमेन बनाती हैं, ठीक है बेटा। तो टोटल सीमेन का हिस्सा यानी 60% हिस्सा अकेले सेमाइनल वेसाइकल से ही कंट्रीब्यूट करता है। इस लाइट येलोविश कलर के सिक्रीशन में क्या क्या मौजूद होता है बेटा, फ्रक्टोज मौजूद होता है। फ्रक्टोज जो कि स्पर्म जो मोटाइल कर रहा होता है, स्पर्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो आगे बढ़ रहा होता है, तो इसलिए फ्रक्टोज जो होता है स्पर्म को एटीपी प्रोवाइड करता है। बात समझ में आया बेटा, ये फ्रक्टोज जो मोटाइल स्पर्म होता है उसको एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहां पर ये आपको क्लियर हुआ फ्रक्टोज का फंक्शन। दूसरा है बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाम यहां पर मैंने छोटा लिखा है, मैं बोल दे रहा हूं इसलिए नोट भी कर लीजिएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्पर्म को एक्टिवेट कर देता है कि वो और तेजी के साथ यहां पर माइग्रेट करने लगे, ठीक है। यहां पर वो स्पर्म को और एक्टिवेट कर देता है माइग्रेशन, वो आगे बढ़ने के लिए। यहां पर स्पर्म एक्टिवेट हो गए। और दूसरी चीज बेटा, ये जब सीमेन के फॉर्म में
ये फीमेल वेजाइना के अंदर जब ये इजैकुलेट किया जाता है सीमेन को, तो ये फीमेल वेजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करने का भी काम करता है, जिससे कि वो जो सीमेन जा चुका है सर्विक्स में, जो सर्विक्स में जा चुका है वो बाहर न निकले। ठीक है, अब ये सेमाइनोजेलिन को समझ लीजिए क्या चीज होता है। सेमाइनोजेलिन बेटा, सेमाइनोजेलिन ये जो सीमेन होता है, सीमेन लिक्विड के फॉर्म में होता है। जब ये सर्विक्स के अंदर पहुंच जाता है तो सर्विक्स के अंदर पहुंचने के बाद बेटा ये सेमाइनोजेलिन सीमेन को कोआगुलेट कर देता है, मतलब कि थोड़ा सा एक थक्का जमाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉलिडिफाई कर देता है, थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है, कोआगुलेट कर देता है, जिससे कि वो वेजाइना से बाहर ना निकल आए, वो अंदर की ओर ही आगे बढ़े, जिससे कि वो धीरे धीरे आगे जाकर के कहां जा सके, वो बेटा सीधे फैलोपियन ट्यूब तक जा सके, जहां फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पर सेमाइनोजेलिन आपको क्लियर हो गया। अब सेमाइनोजेलिन के बाद अब आगे जैसे ही यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्पर्म के साथ सबसे पहले क्या मिल गया, सेमाइनल वेसाइकल्स का सिक्रीशन मिल गया। किसमें, इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट में मिला। अब इसी इजैकुलेटरी डक्ट में अब दूसरा सिक्रीशन क्या मिलेगा बेटा, दूसरा सिक्रीशन मिलता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा सिंगल होती है। अब आप कहोगे यहाँ एक दिखाई दे रहा है, यहाँ एक दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता है बेटा, वो पीछे की ओर से ऐसे दिखाई देता है। इसलिए आपको यहाँ पर जो ये यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ पर जो डक्ट दिखाई दे रहा है, ये इससे आपको ये दो हिस्से में दिखाई दे रहा है, होता एक ही है। ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है, जो कि एनसीईआरटी ने भी साफ साफ लिखा है, ए प्रोस्टेट। ठीक है, इसको देखिए। अब प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या सिक्रीट होकर के क्या आ रहा है इसके अंदर, किसके अंदर, इस इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है व्हाइट कलर का सॉल्यूशन, जो कि एल्कलाइन होता है। ये भी एल्कलाइन होता है, ये भी एल्कलाइन होता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड्स में होता है बेटा साइट्रेट होता है, फॉस्फेटेज होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या क्या चीज बेटा, साइट्रेट, फॉस्फेटेज और प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जैसे पेप्सिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, इन सबका सिक्रीशन होता है। ये सारे के सारे सिक्रीशन बेटा जो सेमाइनोजेलिन होता है, ये अत्यधिक कोआगुलेट ना कर दे सीमेन को, इससे ये प्रिवेंट करते हैं ये तीनों चीजें मिलकर के। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका काम होता है सीमेन का कोआगुलेशन करना, अधिक कोआगुलेशन ना कर दे, इस वजह से ये तीनों क्या करते हैं कि कोआगुलेशन को कुछ हद तक रिड्यूस कर देते हैं। यहां पर इन तीनों का फंक्शन याद रखिएगा बेटा। ठीक है, यहां पर इतना क्लियर हुआ। इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां आप लोग सुने होंगे कि जो ओल्डर हो जाते हैं, ठीक, ओल्डर एज प्यूपिल में बेटा क्या होता है कि जनरली देखा होगा कि उनको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ जाने के बाद इसकी जो यहाँ पर ये ट्यूब ये दिखाई दे रही है, ये थोड़ी सी नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से यूरिन यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से कंटिन्यू पास नहीं हो पाता है, इस वजह से उनको यूरिन का प्रेशर कंटिन्यू बना होता है। तो इसको एक सर्जरी के थ्रू इसको प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया जा सकता है। ठीक है ना, कभी कभार इसमें सिस्ट भी बन जाता है, जो एक कैंसर का भी कारण बनता है। ठीक, ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, प्रोस्टेट का सिक्रीशन भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब बेटा जो स्पर्म आ रहा था, स्पर्म में सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट का सिक्रीशन मिल गया। कहां पर, इजैकुलेटरी डक्ट में ही सारी चीजें मिल रही हैं, याद रखना। अब इजैकुलेटरी डक्ट में जो एक थर्ड ग्लैंड्स होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं, वो यहाँ पर नीचे की ओर हमने दिखाया है, ये भी पेयर्ड होती हैं, किधर होती हैं किधर होती हैं, वो क्या है, वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं। यानी इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को हम काउपर्स ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेटा क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है। ठीक है ना, म्यूकस की स्पेलिंग से लिखेगा, म्यूकस को सिक्रीट करती है। म्यूकस एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, जिससे कि स्पर्म अब जो यहां से अब वो बढ़ेगा, जब स्पर्म यहां से यूरेथ्रा के अंदर आ चुका है, इजैकुलेटरी डक्ट किसमें खुलेगा बेटा, वो आपको पता है कि यूरेथ्रा में खुलता है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुलता है। और जो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, एक थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, जो मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं खुलता, प्रोस्टेट ग्लैंड भी यूरेथ्रा में ही खुलता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा में खुला, यहां से अब क्या होगा,
सिर्फ 2 ग्लैंड्स ही इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती हैं। कौन कौन सी? एक है बेटा क्या, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एक है सेमाइनल वेसाइकस। 2 ही इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती हैं और प्रोस्टेट यूरेथ्रा में ओपन होता है। अब यहां से जो म्यूकस होता है, म्यूकस जब स्पर्म यहां से आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो ये म्यूकस एक ल्यूब्रिकेशन का काम कर देता है बेटा। ल्यूब्रिकेशन एक चिकनाई युक्त कर देता है जिससे स्पर्म डैमेज ना हो, उसमें आसानी से वो आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है बेटा, यहां पर इतनी चीजें यहां तक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा बेटा, रिवाइज करके आप वीडियो को देख लीजिएगा, आप इसमें भूलना नहीं है बेटा। ठीक है, इसमें सिक्रीशन क्या क्या होता है, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये यूरेथ्रा बेटा आगे की ओर आता है। ठीक है, यूरेथ्रा आगे की ओर आता है, आकर के लास्ट में एक माइन्यूट ओपनिंग पोर से, ठीक है ना, एक ओपनिंग पोर से खुलता है जिसे बेटा हम यूरेथ्रल मीटस या फिर यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। ठीक है, यहां से ये यूरेथ्रल मीटस या ऑरिफिस से खुलता है जिससे स्पर्म ये बेटा जो ट्यूब होती है ना, ये बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल होने की वजह से ये स्पर्म को फोर्सफुली फीमेल वेजाइना के अंदर रिलीज करने का काम करता है। ठीक है ना, जैसे स्पर्म फोर्सफुली रिलीज होता है और ब्लड का सर्कुलेशन स्लो डाउन पड़ जाता है, जो नर्वस स्टिमुलेशन हो रहा होता है वो भी बंद हो जाता है और क्या होता है, पेनिस फ्लैसिड हो जाता है। ठीक है बेटा, यहां पर ये क्लियर हुआ। अब जो पेनिस का यहां पर जो अगला हिस्सा होता है, अग्रभाग होता है, वो एक स्किन से कवर्ड होती है। उस स्किन को बेटा हम फोर स्किन कहते हैं या कभी कभार आप परफ्यूज नाम भी सुन सकते हैं। ठीक है ना, परफ्यूज इसे कहते हैं। इस फोर स्किन जो होता है, जो पेनिस का पार्ट होता है, पेनिस का जो फर्स्ट ये अगला पार्ट होता है, यहाँ पर जो इसका अग्रभाग होता है, इसको बेटा ग्लांस पेनिस कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर वो रेड कलर का ग्लांस पेनिस होता है। इस ग्लांस पेनिस को ये फोर स्किन या परफ्यूज कवर करने का काम करता है। ठीक है ना, कई सारी कम्युनिटी में जैसे ज्यूज में, मुस्लिम्स में ये क्या होता है, इस फोर स्किन को कट करके निकाल दिया जाता है। इसको कट करके निकाल दिया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लांस पेनिस ही क्लियर साफ रहता है। और इस ग्लांस पेनिस पर बेटा सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। ये सेबेसियस ग्लैंड एक सिक्रीशन करती हैं, उनको हम मैग्मा कहते हैं बेटा। ठीक है ना, ये मैग्मा कभी कभार यहाँ पर इन्फेक्शन का भी कारण बनता है। लेकिन जो मैंने कहा कि कुछ कम्युनिटी में इस फोर स्किन को, जो बेटा मैं बता रहा हूं कि जो परफ्यूज होता है, ये परफ्यूज जिसे फोर स्किन कहते हैं, यही फोर स्किन जो कुछ कम्युनिटी जो मैंने बताया अभी, कुछ कम्युनिटी में इस परफ्यूज को कट करके निकाल दिया जाता है जिसको हम सर्कमसीजर कहते हैं। ठीक है बेटा, इस सर्कमसीजर होने की वजह से जो मैग्मा का सीक्रेट होता है, इसमें इन्फेक्शन के खतरे के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर ये हिस्सा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फ्लो होता है, फ्लो डायग्राम होता है बेटा, वो आप समझ लीजिए 2-3 बार एग्जाम में आ गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का पाथवे, माफ कीजिएगा, स्पर्म के सिक्रीशन का पाथवे क्या होता है। अब आपको पता है स्पर्म कहां पर बनेगा, टेस्टिस के अंदर बना। ठीक है ना, टेस्टिस के अंदर क्या होगा बेटा, क्या होता है आप बताओ जल्दी से, होता है बेटा क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स। ठीक, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, ये कितने होते हैं बेटा, 250 होते हैं, 250, 250। और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स होते हैं। इस सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगा बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब इसी स्पर्म का फॉर्मेशन जब हो गया तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं बेटा, होप नोट कर लिए होंगे आप। ठीक, अब यहां पर स्पर्म बना, स्पर्म सबसे पहले कहां आया बेटा, आप बताओ जल्दी से, आप सबसे पहले कहां आया, रीटी टेस्टिस में आया, रीटी टेस्टिस। यहीं से आपको याद रखना है बेटा। ठीक है ना, वो तो आपको मैंने समझने के लिए बताया। ठीक है, यहीं से आपको याद रखना है, यहीं से एग्जाम में पूछता है। रीटी टेस्टिस से किसमें जाता है बेटा, रीटी टेस्टिस से वो आगे बढ़ता है वासा इफ्रेंसिया। ठीक है ना, इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है ना बेटा, वासा इफ्रेंसिया, स्पेलिंग करेक्ट लिखना बेटा आप लोग। ठीक है ना, वासा इफ्रेंसिया से फिर वो आगे बढ़ता है, कहां पर पहुंचता है बेटा,
एपिडिडाइमिस में पहुंचता है, ठीक है ना, एपिडिडाइमिस में पहुंचा। अब एपिडिडाइमिस में क्या होगा, स्टोर होता है, आपको पता है कि यहाँ पर जो माइक्रोविलाई होती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। एपिडिडाइमिस के अंदर गया, एपिडिडाइमिस से फिर कहाँ आया, इस ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना, एपिडिडाइमिस से इस ट्यूब में आया, जिसे क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस से कहां पहुंचा बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचता है, ठीक है ना, इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचता है। इस इजैकुलेटरी डक्ट में बेटा सिक्रीशन को लेगा, सिक्रीशन को लेने के बाद कहां पहुंचता है बेटा, यूरेथ्रा में पहुंचता है, ठीक है ना, यूरेथ्रा में पहुंचता है। यूरेथ्रा से फिर कहां पहुंचेगा, कहां पास आउट हो जाएगा, कहां से, यूरेथ्रल मीटस से, ठीक है ना, यूरेथ्रल मीटस से कहा, फीमेल वेजाइना के अंदर। यानी कि आपको यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट याद रखिएगा बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, इसको सफल करके दे देता है, ठीक, याद रखिएगा बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें और आपको यहाँ पर सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो और अब जैसे मैं आज बेटा आपको पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ से बिल्कुल कंप्लीटली समाप्त होता है। इससे रिलेटेड आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, लेक्चर सुनिए। इसको जो एनसीईआरटी का फिगर है, एक चीज और बेटा लास्ट में आपको चलते चलते बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। यानी कि ये वाला मेल में 1, 2 और ये जो सेमाइनल वेसिकल, ये इसका जो सेक्शन दिखाया गया है ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेबलिंग याद रखना। यहाँ पर जो मैंने बनाया था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बनाया था, ये चीजें आपको होप समझ में आ गई होंगी। अब बेटा इसके आगे हम बढ़ेंगे, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बढ़ते हैं बेटा। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।